फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम एक्साइड इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इसको फॉलो करने का आपका बेनिफिट ये होगा कि इससे आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट्स होगी उसको आप देख सकोगे इसी एक ही पेज को के ऊपर। तो यहाँ पे आप फॉलो करोगे तो इस पर मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ही मैंने ये पेज को ओपन किया है। तो अगर आप इस पेज को फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक को ओपन करके इस पेज को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज काम क्या करता है। तो जो एक्साइड इंडस्ट्रीज है इसका आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा कि ये कंपनी मेन काम क्या करती है। क्योंकि जो टू व्हीलर आप चलाते हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, उसके अंदर जो बैटरी लगती है वो एक्साइड बनाता है। मतलब एक्साइड इंडस्ट्रीज का मेन काम ये है कि वो बैटरी को बनाता है, मतलब मैन्युफैक्चर करता है और फिर उसके बाद उसको सेल करने का वो काम करता है। तो इसका मेन काम है बैटरीज बनाना। अब किस तरह की बैटरीज बनाना, ये ऑटोमोटिव बैटरीज बनाता है। ऑटोमोटिव मतलब जो कि आपके व्हीकल्स में लगता है, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इन चारों तरह के व्हीलर्स के अंदर जो बैटरीज लगती है वो ये एक्साइड इंडस्ट्रीज बनाता है। पावर, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कंप्यूटर इंडस्ट्री, रेलवे, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर, तो मतलब लगभग हर तरीके की बैटरी ये बनाता है। तो इसका मेन काम क्या है, बैटरी को बनाना और उसके बाद उसको सेल करना और उसके बीच में प्रॉफिट कमाना। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये कोई बड़ा शेयर नहीं है, लगभग सिर्फ 13,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे तो ये छोटा सा शेयर है ये अभी। लेकिन अगर हम इसके पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो इसका 22.60 है और जबकि इंडस्ट्री का पी है 17.63। तो ये इंडस्ट्री के मुकाबले तो महंगा मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरे को एक बढ़िया वैल्यूएशन लग रही है क्योंकि कंपनी का शेयर खासा गिरा हुआ है अभी। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बढ़िया शेयर है और ये इसकी अर्निंग भी इतनी है कि इतना प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल नहीं है। और इसके शेयर की बुक वैल्यू की बात करें तो शेयर की बुक वैल्यू है 76.64, जबकि इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 2.05। मतलब अभी शेयर अपनी बुक वैल्यू से 2 टाइम ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका 7 रुपये के लगभग है, जो कि ओके है मेरे हिसाब से। तो अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक बहुत बढ़िया देता है, लगभग 2.5% की डिविडेंड है और उसके अलावा आपको शेयर पे रिटर्न मिलेगा वो अलग। तो फंडामेंटली कंपनी एकदम बढ़िया लग रही है। हम आगे चल के इस कंपनी के और फैक्टर्स भी देखते हैं। हम यहाँ पे मैं कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन लेके आ गया हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी की बॉटम लाइन मतलब जो टॉप लाइन है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो वो डिक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो लगभग 330 करोड़ के लगभग डिक्रीज हुए हैं। तो और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज हुई है लगभग 70 करोड़ के लगभग। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और जो कंपनी की जो टॉप लाइन यानी कि जो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ये दिक्कत बता रही है कि कंपनी का थोड़ा सा पिछले साल में परफॉर्मेंस वीकर हुआ है, उसी के चलते शेयर में भारी गिरावट देखने को भी मिली है। तो कंपनी अगर जितना कंपनी ने कम परफॉर्म किया है उससे ज़्यादा शेयर में गिरावट देखने को मिल गई है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है। इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है यानी कि जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं उसके पास लगभग 46% की होल्डिंग पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड, DII और FII की होल्डिंग की बात करोगे तो भाई साहब लगभग 45% की होल्डिंग उनके पास पड़ी है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड, DII और FII बहुत भारी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जिस प्राइस पे शेयर चल रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये शेयर एक बढ़िया रिटर्न देके जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस कंपनी के अंदर अभी इन्वेस्ट किया हुआ है।
अगर कंपनी के अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, यानी कि जो अदर पार्टीज हैं, उनके पास लगभग 21% की शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। तो लगभग मोटा मोटा ये शेयर का 80% होल्डिंग जो है वो अपने प्रमोटर्स यानी कि जो बड़े लोग हैं, म्यूचुअल फंड, DII, FII और प्रमोटर, इन सबका मिला के 80% है, जो कि 80% एक मिनिमम लगभग होना चाहिए। तो होता है तो वो एकदम कंपनी की अच्छी मानी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यहाँ पे कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि लगभग 330 करोड़ के प्रॉफिट यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन इसी के चलते अगर आप एक चीज और देखोगे तो इसमें एक पॉजिटिव चीज है कि जो कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें थोड़ा डिडक्शन देखने को मिला है। पिछले साल कंपनी ने 160 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था और इस बार 96 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो मतलब डेट में थोड़ी डिक्रीमेंट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे कंपनी की थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 330 करोड़ का प्रॉफिट गिरा है, जबकि कंपनी कमा रही लगभग 14-15 हजार करोड़ के लगभग कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो मेरे लगभग 20% की प्रॉफिट में गिरावट देखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे एकदम अगर आउट परफॉर्म कर लेती है तो एक साल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो हर साल कांस्टेंट रहा है और इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है। लेकिन अगर हम कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू हर साल बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर कंपनी की बुक वैल्यू हर साल बढ़ रही है तो सीधी की बात है कि कंपनी के शेयर की प्राइस भी हर साल बढ़ेगी, और हमको कंपनी के शेयर के प्राइस से लेना देना ना कि बुक वैल्यू से। हमको बस ये पता होना चाहिए कि इसकी बुक वैल्यू हर साल बढ़नी चाहिए। अब इसके मार्जिन रेशियोज की अगर हम बात करें तो भाई साहब कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल कांस्टेंट रहा है। अगर आप इसमें 1% का जो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट है उसको आप नहीं बोल सकते कि ये कोई इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ये 1-2% चलता रहता है बिजनेस के अंदर। अगर इसके आप ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये गिरा है, क्योंकि ये लगभग 1% हर साल गिरा हुआ दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज कंपनी का गिर रहा है, लेकिन इसके ना कंपनी के थोड़े एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ सकते हैं, इसलिए भी ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट थोड़ा कम है, मेरे ख्याल से 10% से ऊपर होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी डिक्रीज हुए हैं। अब वो क्यों डिक्रीज हुए हैं? क्योंकि मार्केट के अंदर लगभग बहुत सारी कंपनीज आ गई है जो कि बैटरियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उसके बाद उनको सेल कर रही हैं। तो इसी के चलते मेरे ख्याल से एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी अपने जो बैटरी है उसकी प्राइस को डिडक्ट करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये रीज़न भी हो सकता है, और इसी के चलते जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है। हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। लेकिन 2018 के मुकाबले अगर हम 19 और 20 की बात करें तो 19 में डेट रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज कंपनी का बढ़ा था, तो वो एक पॉजिटिव बात थी। लेकिन इस साल वो गिर के लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें मेन ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने ज़्यादा पैसा तो मतलब 2019 में जो कंपनी की जो कैपिटल होगी तो उसके बाद 2020 में कंपनी की कैपिटल तो बड़ी होगी, इतना तो श्योर है कि जो सेम कैपिटल तो नहीं रही होगी। तो उसके मुकाबले कंपनी को 12% का रिटर्न ही हुआ है। तो मतलब कंपनी अगर ज़्यादा कैपिटल लगा भी लेती है तो कंपनी को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, तो ये दिक्कत वाली बात है कंपनी के लिए। अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी वो इंडिकेट कर रहा है जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी कर रहा है, ये भी पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब बिजनेस में जितना पैसा कंपनी लगा रही है, एक्स्ट्रा जितना पैसा लगा रही है उतना प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, मतलब कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए थे पहले, तो कंपनी को 10 करोड़ का मुनाफा हो गया। मैं इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, एक अलग से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 10 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हो गया, तो 10% वो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROC मान लो आप, ठीक है, पूरा फुल कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का। तो उसके बाद अगर कंपनी ने 100 करोड़ और लगाया, 100 करोड़ और लगाया, तो उसके हिसाब से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 10 करोड़ और बढ़नी चाहिए, तो उतना सेम रिटर्न ऑन इक्विटी रहता, तो वो सेम रिटर्न ऑन इक्विटी रहता। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 10 करोड़ जितनी नहीं बढ़ रही है, कैपिटल 100 करोड़ बढ़ गई, लेकिन
जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतनी नहीं बढ़ रही, वो 5-6 करोड़ के लगभग ही बढ़ रही है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें कंपनी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी ज्यादा कैपिटल लगा तो रही है लेकिन उतना प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है, तो ये वेस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तीनों साल से कांस्टेंट ही रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के करंट रेशियो की बात करें तो कंपनी का करंट रेशियो हर साल लगभग 1.5 से ऊपर ही रहा है, और 1.5 से ऊपर जो करंट रेशियो होता है वो बहुत बढ़िया कहलाता है। वैसे तो आइडियल जो करंट रेशियो होता है वो 2:1 होता है, लेकिन अगर 1 से ऊपर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी अपनी आसानी से करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाएगी, और ये इंडिकेट करता है। अगर कंपनी की क्विक रेशियो की बात करें तो इस साल क्विक रेशियो 1 से कम हो गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर क्विक रेशियो अगर 1 से कम हो जाएगा तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी अपनी क्विक लाइबिलिटीज को पे करने में नाकामयाब हो सकता है। और अगर आपको अभी तक करंट रेशियो और क्विक रेशियो का मतलब नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पे मैं कंपनी का सेल्स परसेंटेज लेके आया हूँ। अभी कंपनी का जो सेल्स परसेंटेज है वो थोड़ी दिक्कत दे रहा है। अब वो क्यों दिक्कत दे रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स जो मतलब ये जो CAGR का सेल परसेंटेज है ना, ये आप ये मत समझिए कि कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ये कंपनी के सेल्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब कंपनी कितनी बैटरियां बेच रही है ऐसा। तो यहाँ पे इसमें आप देखोगे कि 18 के बाद 19 में खासा बढ़ा, 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर उसके बाद 6% का डिक्रीमेंट देखने को मिल गया। मतलब कंपनी का धीरे धीरे मार्केट शेयर कम हो रहा है, और दूसरे जने आके मतलब जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं ना, तो उससे वो मार्केट कैप्चर हो रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कंपनी को अपने प्राइसिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को और कैसे बुलाया जाए, कैसे मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर किया जाए, इस पर कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें CAGR की, यार पिछले 3 साल की, तो ये तो माइनस में आ गया है 19 के मुकाबले। तो ये तो बहुत भारी टेंशन वाली बात है, मतलब 19 के मुकाबले 20 में कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस किया। मतलब एक तरीके से देखा जाए 18 से 19 वाले फिजिकल ईयर में जैसा कंपनी ने परफॉर्म किया वैसा 19 से 20 में नहीं कर पाई है, और बहुत ही एक्सपेक्टेशन बहुत ही बेकार आए हैं, और मतलब जितना एक्सपेक्ट था कंपनी से उतना तो कंपनी ने किया ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही मतलब नीचे कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई साहब की कंपनी में थोड़ी आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। अब ये कंपनी का डिविडेंड पे आउट है, मतलब कंपनी की ये जो अमाउंट है ये करोड़ में है। तो कंपनी का क्या कहते हैं कि जो डिविडेंड पे आउट है वो भी हर साल बढ़ रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हर साल बढ़ रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो शेयर होल्डर फंड भी हर साल बढ़ रहे हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है, एक तो जो जिन लोगों ने शेयर ले रखे होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं, एक तो वो, और उसके अलावा जो कंपनी का रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं, मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट होता है कंपनी को, उसके बाद जो कुछ अमाउंट कंपनी रिजर्व के लिए रखती है वो अमाउंट, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर होल्डर फंड दोनों मिला के शेयर होल्डर फंड होता है। अब इससे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन भी कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, और ये अमाउंट करोड़ में, तो कंट्रीब्यूशन के मुकाबले भी ये बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो हर साल बढ़ रहा है। अब ये है कि मेन फैक्टर है जो कंपनी, ये है ना बैटरीज कौन कौन सी बनाती है। अगर इसकी 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर के अंदर ये लगभग 8 तरह की बैटरीज बनाती है, और 8 तरह की बैटरीज या 4 व्हीलर के लिए बनाती है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना उनके लिए ये लोग बैटरियाँ बनाते हैं, उनकी बैटरी भी लगभग 10-15 हज़ार की बैटरी आती होगी। और अगर इसके 3 व्हीलर की बात करें तो 3 व्हीलर में इसके बाद 1 तरह की बैटरी है। अब 3 व्हीलर कौन से, मतलब जो मेन अपने ऑटोज वगैरह होते हैं ना उनके लिए बैटरी में, तो उसके लिए उन्होंने ऑटोज के लिए भी एक बैटरी बना रखी है। और 2 व्हीलर में इनके पास 2 तरह की बैटरी है, तो एक तो मेरे ख्याल से जो स्कूटी होती है ना उसकी बैटरी होगी, और एक मेरे ख्याल से बाइक की बैटरी होगी। तो कंपनी लगभग 11 बैटरी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब 11 तरह की।
तो इसकी तरीके से मतलब कंपनी का मार्केट शेयर भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मार्केट में इसका नाम जरूर है अभी भी। तो ये इन तरह की जो बैटरीज है इनका नाम है एक्साइड, EPLQ, मैट्रिक्स, माइलेज, इजी, गोल्ड, कैबी, एक्सप्रेस, जय किसान, और एक का है इको, और एक का एक्सप्लोर, एक का है बाइकर्स। तो 11 तरीके की बैटरीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसको सेल करती है, और इसका खासा अच्छा मार्केट शेयर है, लेकिन पिछले साल इसमें डिडक्शन देखने को मिला है। अब ये कंपनी के ई रिक्शा वाली है। अब ई रिक्शाज की बैटरी अलग है, ये तो 4 व्हीलर्स की जो बैटरियाँ थी वो है, जो व्हीलर्स थे उसकी है। अब इसमें रिक्शा, होमअप, इन्वर्टर बैटरी, गैनसेट, इनकी बैटरीज और अलग है। तो एक्साइड ई। अब यहाँ पे कंपनी ई रिक्शा की बैटरियाँ भी मैन्युफैक्चर करती है। अब ई रिक्शा मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, समझ रहे हो आप। मतलब जो रिक्शा के अंदर बैटरी लगी और डायरेक्ट चालू हो गई और वो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, जैसे अपने इन्वर्टर की बैटरी भी हो गई। तो इन्वर्टर में भी कंपनी 4 तरीके की बैटरी बनाती है। अब इन्वर्टर मतलब जिन लोगों के घर पे लाइटें नहीं आती है तो वो इन्वर्टर्स लगाते हैं। तो इन्वर्टर्स क्या बिना बैटरी के तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए मेन बैटरी मैन्युफैक्चरर ये है। मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो इन्वर्टर्स की जो बैटरीज होती है वो एक्साइड की बिकती है। ये एक मैं अलग इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और इसके होम अप्स की बैटरी, मतलब जो होम घर के अंदर जो आपके स्विच होता है ना, स्विच, उसके ऊपर भी एक बैटरी लगती है, तो वो बैटरी भी ये कंपनी बनाती है। और इसके जेनसेट की भी ये कंपनी बैटरी बनाती है। तो भाई साहब कंपनी बहुत वाइड रेंज के प्रोडक्ट बनाती है, मतलब बनाती बैटरी है लेकिन हर तरीके की बैटरी बनाती है। तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी में स्पेशलाइजेशन है। मतलब अगर आपको कोई भी बैटरी चाहिए हो तो ये बैटरी अगर ये मैन्युफैक्चर नहीं करता हो तो वो आप मानोगे नहीं। अब ये मत बोलना कि आपको फोन की बैटरी चाहिए तो फोन की बैटरी मिल जाएगी, वो वाली बैटरी नहीं मिलती यहाँ पे। अब ये इसके मेन कस्टमर्स जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनके मेन कस्टमर्स इसके हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, इसका टाटा मेन इसका कस्टमर है, टाटा मोटर, जीप, जिसकी आप जीप मिलती है, बहुत ही बढ़िया टॉप क्वालिटी की जीप मिलती है, वो भी इनके मेन कस्टमर है। उनकी गाड़ियों के अंदर एक्साइड की क्या कहते हैं बैटरीज लगती है। और उसके अलावा मेन है किया, मारुति सुजुकी, होंडा, वॉल्क्सवैगन, स्वराज, मतलब लगभग हर कार कंपनी जो इंडिया में, मतलब ऑडी वगैरह तो नहीं है, तो ऑडी से नीचे मतलब जो लगभग 20-25 लाख तक जो गाड़ियां मिलती है उसके अंदर एक्साइड का बैटरी यूज होता है। तो मेरे ख्याल से कंपनी का खासा अच्छा मार्केट शेयर है 4 व्हीलर के अंदर। अगर इसके 3 व्हीलर की बात करें तो 3 व्हीलर्स के अंदर मेन फोर्स मोटर्स है, बजाज ऑटो है, टीवीएस है। तो भाई 3 व्हीलर्स में भी इसके जो मेन इंडियन के अंदर कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनका मेन धंधा चलता है 3 व्हीलर्स के अंदर, वो इसके मेन कस्टमर्स हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं ना, जिनका मेन धंधा चलता है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, वो इनके मेन कस्टमर्स हैं। तो कंपनी को यहाँ पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। मतलब कंपनी का क्या मालूम, इन्होंने बैटरी मतलब 2018-19 में इतनी बैटरी ले ली हो कि उनको 19-20 में जरूरत ही नहीं पड़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया, मेरे ख्याल से ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर इसके 2 व्हीलर में बात करें, यामाहा, सुजुकी, टीवीएस, होंडा, बजाज, हीरो, अरे भाई साहब इसमें तो सब कंपनी आ गई। मतलब जितनी 2 व्हीलर गाड़ियां इंडिया में बिकती है उतनी तो सब कंपनी की कस्टमर्स हैं। तो मतलब लगभग एक्साइड ने तो 2 व्हीलर का पूरा धंधा ले रखा है। तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर दिखा रहा है कंपनी का, और मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि एक्साइड एक बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट है। जैसे आप एप्पल का फोन यूज करते हो ना, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट के मुकाबले, तो वैसे एक्साइड का एक बैटरी के अंदर एक मोनोपोली है। अब मोनोपोली ऐसे नहीं कि वही कोई और बैटरी नहीं बना रहा है, वो एक प्रीमियम बैटरी बना रहा है, मतलब लोगों को ट्रस्ट है उसके ऊपर, ये एक मेन बात है। अब यहाँ पे इसके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कस्टमर्स, भाई साहब सिप्ला इसका कस्टमर है। ये अपने क्या कहते हैं कि जो होमत्सु है ये भी इसके कस्टमर है। तो मतलब कंपनी के जो कस्टमर थे वो तो खासे अच्छे हैं। अब इसमें डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक यानी कि जो अपने इंडियन कस्टमर थे वो, अब इसमें गोदरेज कंज्यूमर, फाइनोलेक्स, टाटा स्टील, BSNL, मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब जो पहले सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी टेलीकॉम की, वो इसका कस्टमर है मेन। भेल जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो मेन गवर्नमेंट कंपनी भी इनकी मेन कस्टमर्स है। लार्सन एंड टोब्रो ये भी इसके मेन कस्टमर्स है। NTPC
मतलब लगभग सब बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स है, तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, मतलब बड़े बड़े कस्टमर्स है कंपनी के पास, तो और वो भी खासे ज़्यादा वॉल्यूम में, मतलब एक दो कस्टमर्स के ऊपर ही कंपनी का धंधा नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं इसके शेयर के एनालिसिस की, मतलब इस शेयर को बाय करना है या नहीं करना है। देखिए भाई साहब, इसका जो 5 साल का जो लो है वो है 116 रुपये, तो 116 के मुकाबले तो मतलब ये लगभग 5 में ही चल रहा है, उस शेयर में गिरावट है, शेयर सस्ते रेट में मिल रहा है आपको भी, मतलब भली 22 के पी पे मिल रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री का पी है वो भली 17 है, लेकिन ये शेयर में भी बढ़िया वैल्यू लग रही है मेरे को, और ये शेयर बढ़िया लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी देगा, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये आराम से, मतलब अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हो तो मेरे ख्याल से आपको लगभग 2 या 3 सालों में आराम से आपको 100% रिटर्न इस कंपनी में मिल सकते हैं। कंपनी खासी बढ़िया है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हर साल बढ़िया परफॉर्म करेगी, लेकिन इस बार मार्केट शेयर गिरा है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि क्या मालूम कस्टमर ने एक ही साथ में सारी बैटरी ले ली हो और इस साल बैटरी की जरूरत नहीं पड़ी हो। तो कंपनी अभी एक तरीके से देखा जाए, जो प्राइस है कंपनी का वो ज़्यादा महंगा नहीं है, एक सही प्राइस पे कंपनी का जो शेयर है वो मिल रहा है आपको, तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया कंपनी है। और मेरे ख्याल से यहाँ से कंपनी में गिरावट देखने को कम मिल रही है, मतलब गिरने के चांस कंपनी के मेरे को बहुत कम लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये शेयर 140 रुपये पे जा सकता है, और अगर आपके पास ये शेयर पड़ा हो अगर महंगे रेटों पे 250-300 रुपये पे, तो अभी ले लो, क्योंकि नहीं इसमें लॉस बुक करके निकल जाओ, अभी ले लो, बढ़िया शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई गाइड चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग भी मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस शेयर का और एनालिसिस चाहिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और ला सकूं। ओके, थैंक यू।